हमारे यहाँ पुलिस के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि पुलिस अपना काम सही से नहीं करती भी है तो बहुत सुस्त तरीके से, जिसकी वजह से कई गुनहगार अपने गुनाहों की सजा भुगतने से बच जाते हैं। मगर वहीं दूसरी तरफ कुछ केस ऐसे होते हैं जिसमें कि पुलिस अपना काम पूरी ईमानदारी से करती है। और आज की कहानी भी कुछ ऐसी कहानी है जिसमें ना कोई गवाह था ना कोई सबूत। उसके बावजूद भी पुलिस ने जिस तरीके से इस केस की एक एक कड़ी को जोड़ा और सिर्फ 3 दिन के अंदर केस को सुलझाया, वो अपने आप में पुलिस इन्वेस्टिगेशन की मिसाल है। तो कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के अमरोहा ज़िले से। अमरोहा में एक गांव है बावनखेड़ी, जहाँ एक परिवार रहा करता था। इस परिवार के मुखिया थे मास्टर शौकत अली। मास्टर शौकत अली के अलावा उस परिवार में 7 लोग और रहा करते थे, जिनमें से एक थी उनकी पत्नी हाशमी, उनका बड़ा बेटा अनीस, बहू अंजुम और उनका 10 माह का बेटा अर्श, और उनका छोटा बेटा राशिद और एक इकलौती बेटी शबनम, और एक भांजी राबिया भी उन्हीं के साथ रहती थी। तो कुल मिलाकर उस परिवार में 8 लोग रहते थे। पूरा परिवार पढ़ा लिखा और पैसे वाला था। मास्टर शौकत अली एक सरकारी कॉलेज में लेक्चरर थे और उनका बड़ा बेटा अनीस जालंधर की एक कंपनी में इंजीनियर था। छोटा बेटा राशिद मेरठ से बीटेक कर रहा था और शबनम ने AA कर रखा था और एक सरकारी स्कूल में शिक्षा मित्र के तौर पर बच्चों को पढ़ाया करती थी। तो कह सकते हैं कि इस परिवार में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी और पूरे बावनखेड़ी गांव में उस परिवार का बहुत रुतबा था। फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसका असर न सिर्फ उस परिवार पर हुआ बल्कि उसने पूरे बावनखेड़ी गांव की सोच बदल कर रख दी। हुआ ये कि 14 अप्रैल की देर रात लगभग 2:15 बजे के आसपास उस घर की पहली मंजिल से शबनम ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। शबनम की आवाज सुनने के बाद उसके पड़ोसी उसके पास पहुंचे, मगर जब उन्होंने घर में घुसने के लिए दरवाजा खोला तो दरवाजा अंदर से बंद था और शबनम अब भी जोर जोर से चिल्लाई जा रही थी। इसके बाद उससे कहा गया कि वो दरवाजा खोले, तो वो ऊपर से नीचे आई और मेन गेट का दरवाजा खोलकर वापस ऊपर चली गई। पीछे पीछे पड़ोसी भी उस घर की पहली मंजिल पर पहुंचे, मगर वो लोग जैसे ही ऊपर पहुंचे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वहां 7 लाशें पड़ी थी और पूरे घर में खून ही खून बिखरा पड़ा था। शबनम के सभी परिवार वालों की लाशें उनके बिस्तर पर पड़ी थी और शबनम उन लाशों के बराबर से बैठकर बेतहाशा रोई जा रही थी। इसके बाद जब शबनम से पूछा गया कि ये सब कैसे हुआ तो उसने बताया कि रात को कुछ चोर डाकू टाइप आदमी आए और सभी को मारकर चले गए। इसी दौरान एक पड़ोसी ने पुलिस को फोन कर दिया और थोड़ी देर बाद ही हसनपुर थाने की पुलिस वहां पहुंच जाती है। पुलिस ने जब वहां जाकर लाशों को देखा तो वो भी हैरान थे, क्योंकि वहां का मंजर ही कुछ ऐसा था। जो 7 लाशें वहां पड़ी थी उनमें से अगर एक 10 महीने के बच्चे को छोड़ दिया जाए तो सभी लाशों के गले को किसी धारदार हथियार से काटा गया था। पुलिस ने वहां पहुंचकर सबसे पहले क्राइम सीन्स को सील किया और फिर अपने सीनियर्स को इसकी जानकारी दी। सुबह होते होते ये खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई और शबनम के घर पर लोगों का तांता लग गया। और जिसने भी परिवार की इकलौती बेटी शबनम को रोते देखा तो उसकी भी आंखें नम हो गई। सभी के दिल में शबनम के लिए हमदर्दी और पुलिस प्रशासन के लिए गुस्सा पनपने लगा। जिस तरीके से एक घर के अंदर 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, उसे देखते हुए लोगों ने वहां के कानून व्यवस्था, पुलिस और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करनी शुरू कर दी। लोगों का गुस्सा देखते हुए वहां के प्रशासन ने हसनपुर के थाना इंचार्ज को तुरंत सस्पेंड कर दिया और इस केस को इंस्पेक्टर RP गुप्ता को दे दिया गया। इंस्पेक्टर RP गुप्ता 15 अप्रैल 2008 की सुबह सुबह घटना वाली जगह पर पहुंचे। जैसे ही उन्होंने वहां उन लाशों के ऊपर पड़ी चादर को देखा तो उनके दिमाग में एक चीज खटकी, पर फिर उन्होंने लाशों का पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके बाद उन्होंने परिवार की इकलौती बची बेटी शबनम से पूछताछ करने का फैसला किया, मगर शबनम का रो रो कर बुरा हाल था। जाहिर है किसी के परिवार के सभी लोगों का कत्ल हो जाए तो उस पर क्या बीत रही होगी, ये आप अच्छे से समझ सकते हैं। इधर पुलिस की परेशानी ये थी कि शबनम के अलावा कोई भी ऐसा शख्स नहीं था जो कुछ बता सके, इसलिए पुलिस ने किसी तरह शबनम से थोड़ी बहुत बात करने की कोशिश की। तो शबनम ने बताया कि रात को नीचे बहुत गर्मी हो रही थी, इसलिए वो सोने के लिए ऊपर छत पर चली गई थी। करीब आधी रात को कुछ लोग पीछे की दीवार के जरिए पहली मंजिल पर पहुंचे और सभी को मारकर वापस मेन गेट से बाहर भाग गए। पुलिस ने शबनम का शुरुआती बयान दर्ज करने के बाद उनके पड़ोसियों से भी बयान लिए और फिर आगे की जांच शुरू हुई। मगर केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर RP गुप्ता को
शबनम के बयान से एक और चीज खटकी, और वो ये कि पड़ोसियों ने बताया कि रात को जब वो पहुंचे तो मेन गेट अंदर से बंद था, और शबनम ने अपने बयान में बताया था कि वो सभी कातिल मेन गेट से बाहर भागे थे। इसके बाद पुलिस पीछे की उस दीवार के पास पहुंची जहां शबनम ने बताया था कि चोर उस दीवार के सहारे पहली मंजिल पर पहुंचे थे। वो पीछे की जो दीवार थी उसकी ऊंचाई जमीन से करीब 14 फीट थी, और उस दीवार पर बिना सीढ़ी के कोई भी नहीं चढ़ सकता था। मगर पुलिस को ना तो वहां कोई सीढ़ी मिली और ना ही दीवार पर कोई सीढ़ी का निशान। इसके अलावा शबनम ने बताया था कि उस रात बहुत गर्मी होने की वजह से वो ऊपर छत पर सोने चली गई थी, जबकि उसके घर में पंखा भी था। और फिर जब पुलिस जांच के लिए उस घर की छत पर पहुंची तो छत पर कोई बिस्तर भी नहीं मिला। इस दौरान पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ गई, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि मरने से पहले किसी भी शख्स ने कोई भी हाथापाई नहीं की। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात ये सामने आई कि सिर्फ 10 महीने के छोटे बच्चे को छोड़कर सभी को मारने से पहले किसी तरह की नशीली चीज दी गई थी, क्योंकि उन सभी लोगों के पेट में सूजन मिली थी और पेट के अंदर की स्किन भी लाल हो गई थी। और वो जो छोटा बच्चा था उसकी मौत दम घुटने से हुई थी। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखने के बाद इंस्पेक्टर आरबी गुप्ता को जो चादर देखकर शबनम पर शक हुआ था वो एकदम सही निकला। लाशों के ऊपर जितनी भी चादर थी वो बिल्कुल सही ढंग से पड़ी थी, जिसका ये साफ मतलब था कि किसी ने भी मरने से पहले कोई विरोध नहीं किया था। जबकि उस वक्त एक मरने वाला इंसान किसी भी कीमत पर खुद को बचाने की पूरी कोशिश करता। उसके जिस्म पर खुद को बचाने के निशान भी होते, और चादर जो उनके ऊपर ढकी थी वो बिखरी हुई होती। मगर इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि वो सभी पहले से ही बेहोश थे। इसके अलावा एक सवाल ये भी उठा कि जब उस रात घर पर सभी लोग मौजूद थे और ये मान भी लें कि किसी बाहर वाले ने सभी को नशीली चीज दी थी, तो उससे शबनम कैसे बच गई। खैर, इसके बाद पुलिस ने जब घर की दोबारा जांच की तो उन्हें बेहोशी की दवा के वो खाली पत्ते भी मिल गए। तो अब तक की जांच में ये सामने था कि अब तक जो भी बयान शबनम ने दिए हैं वो हालात के साथ मेच नहीं खा रहे थे, और पुलिस को ये बात खटक रही थी कि ऐसा क्यों, और इस क्यों का जवाब केवल शबनम ही दे सकती थी। पुलिस चाहती थी कि शबनम से अच्छे से पूछताछ की जाए, मगर पुलिस की परेशानी ये थी कि वो शबनम के साथ कड़ाई से बात नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर पुलिस ऐसा करती तो हो सकता था वहां का माहौल बिगड़ जाता। पुलिस ने 1-2 बार शबनम से बात करने की कोशिश भी की, मगर शबनम के साथ मौजूद लोगों ने इसका विरोध किया। इसलिए पुलिस भी थोड़ा माहौल शांत होने का इंतजार करने लगी। इसी बीच हुआ ये कि बहुत ज्यादा रोने की वजह से शबनम की तबीयत अचानक बिगड़ गई। इसलिए डॉक्टर को उसका चेकअप करने के लिए बुलाया गया, और जब डॉक्टर ने शबनम का चेकअप किया तो एक नई चीज सामने आई। पता चला शबनम प्रेग्नेंट है और उसके पेट में 7 हफ्ते का बच्चा पल रहा है। शबनम की प्रेगनेंसी वाली बात जब पुलिस को पता चली तब उसके मन में कई और सवाल उठने लगे, जिसका जवाब सिर्फ और सिर्फ शबनम के पास था। दूसरी तरफ इस हत्याकांड की खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक पहुंच जाती है। उस वक्त उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती थी, और उन्हें जब इस हत्याकांड के बारे में पता चला तो घटना के तीसरे दिन 17 अप्रैल 2008 को मुख्यमंत्री मायावती खुद दौरा करने बावनखेड़ी गांव पहुंची और शबनम के घर जाकर उसको दिलासा दिया और केस को जल्द से जल्द सुलझाने का वादा किया। मुख्यमंत्री मायावती के बावनखेड़ी गांव पहुंचने से पहले एक और चीज हुई थी, और वो ये थी कि वो चाहती थी कि शबनम को मुआवजे के तौर पर 5 लाख रुपए दिए जाएं, क्योंकि शबनम उस परिवार में अकेली रह गई थी। मगर जब ये खबर इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता को पता चली तो उन्होंने मुख्यमंत्री के पीए से कहा कि वो अभी शबनम को दिए जाने वाले 5 लाख रुपए का ऐलान ना करे, क्योंकि उन्हें शक है कि इस हत्याकांड में शबनम का हाथ हो सकता है और वो उस केस को सुलझाने के बहुत करीब हैं। इंस्पेक्टर की बात सुनने के बाद शबनम को दिए जाने वाले मुआवजे को अगले कुछ दिनों के लिए टाल दिया गया, और ये फैसला किया गया कि जब ये केस सुलझ जाएगा उसके बाद ही शबनम को मुआवजा दिया जाएगा। तो जैसा कि इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता ने कहा था कि वो इस केस को सुलझाने के बहुत करीब हैं, तो ठीक वैसा ही हुआ। अगले दिन 18 अप्रैल 2008 को यूपी पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली, जिसने पूरे केस को बदल कर रख दिया और शक को यकीन में बदल दिया। हुआ ये कि पुलिस को अपने मुखबिर के जरिए एक टिप मिली। उस मुखबिर ने पुलिस को बताया कि वो अगर इस गांव में रहने वाले एक शख्स सलीम को उठा लेगी तो ये केस अपने आप खुल जाएगा। जानकारी मिलने के बाद पुलिस फौरन अब सलीम की तलाश शुरू कर देती है, मगर सलीम उन्हें गांव में कहीं नहीं मिलता। इसके बाद पुलिस पूछताछ करते करते गांव से करीब 14 किलोमीटर दूर गजरोला पहुंचती है। तो आखिरकार 18 अप्रैल 2008 को पुलिस सलीम को गिरफ्तार करके थाने ले आती है।
थाने पहुंचने के बाद इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता ने सलीम से पूछताछ शुरू की। पहले तो सलीम ने कुछ भी जाहिर नहीं किया, मगर जब इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता ने उससे कड़े तरीके से पूछताछ की तो थोड़ी देर बाद ही उसने सब कुछ उगल दिया। इसके बाद अब यूपी पुलिस सीधे शबनम के पास पहुंची और उसे उठाकर पूछताछ शुरू कर दी, मगर शबनम अब भी अपनी वही पुरानी कहानी दोहराए जा रही थी। इसके बाद पुलिस ने शबनम का सामना सलीम से करवाया। सलीम को देखकर अब वो समझ गई कि अब कुछ छुपाने से कोई फायदा नहीं, जिसके बाद उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया और फिर पुलिस को पूरी कहानी बयां की। पूरी कहानी कुछ इस तरह थी कि घटना से करीब 1 साल पहले शबनम की मुलाकात सलीम से होती है। इसके बाद दोनों में दोस्ती और फिर प्यार हो जाता है और फिर दोनों शादी करने का फैसला करते हैं। मगर जब ये बात शबनम ने अपने घर वालों को बताई तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि शबनम और सलीम में जमीन आसमान का फर्क था। जहाँ शबनम अच्छी खासी पढ़ी लिखी लड़की थी, वहीं सलीम सिर्फ 8वीं पास था। एक तरफ शबनम का परिवार ठीक ठाक पैसे वाला और पूरे गांव में एक अच्छा खासा रुतबा रखने वाला था, वहीं दूसरी तरफ सलीम एक छोटा मोटा बड़े का काम करता था। इसलिए शबनम के परिवार वाले इस रिश्ते के बिल्कुल खिलाफ थे। मगर शबनम ने अपने घर वालों के मना करने के बावजूद भी सलीम से अपने रिश्ते कायम रखे और अपने रिश्ते को परवान चढ़ाती रही। इसी दौरान एक दिन शबनम को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। इसके बाद फिर से उसने अपने परिवार वालों को मनाने की कोशिश की, पर वो नहीं माने। मगर शबनम ठान चुकी थी कि वो शादी करेगी तो सलीम से। अगर वो दोनों चाहते तो घर से भागकर शादी कर सकते थे और अपनी एक अलग दुनिया बना सकते थे। मगर उसमें परेशानी ये थी कि अगर वो घर से भागते तो उन्हें दर दर की ठोकरें खानी पड़ सकती थी और हो सकता था कि उन्हें खाने के भी लाले पड़ जाते। इसी उधेड़बुन में शबनम ने सोचा क्यों ना वो अपने घर वालों को ही रास्ते से हटा दे। इसके बाद ना ही उसे कोई रोकने वाला होगा और वो पूरी जायदाद की मालिक भी बन जाएगी। इसी के बाद शबनम ने अपने पूरे परिवार को खत्म करने की साजिश रची और अपने प्लान में सलीम को भी शामिल कर लिया। अब शबनम ने परिवार को खत्म करने का फैसला तो कर लिया, मगर दिक्कत ये थी कि वो 2 लोग मिलकर 6 लोगों पर काबू नहीं कर पा सकते थे। इसलिए ये तय हुआ कि उन्हें मारने से पहले किसी तरह बेहोश किया जाएगा ताकि वो अपने काम को आसानी से कर सके। 14 अप्रैल 2008 की सुबह प्लान के तहत सलीम अपने गांव से करीब 38 किलोमीटर दूर पागबाड़ा पहुंचता है। वो अपने गांव से ये दवाई इसलिए भी खरीदता ताकि किसी को कोई शक ना हो, और आपको तो पता ही है गांव में हर कोई एक दूसरे को जानता होता है। तो सलीम पागबाड़ा पहुंचकर वहां के मेडिकल से बेहोशी की 10 गोलियां खरीदता है और उन गोलियों को शबनम को लाकर दे देता है। इधर होता यह है कि शबनम के दोनों भाई अनीस और राशिद छुट्टी लेकर घर आए हुए थे। 14 अप्रैल 2008 को ही दोनों भाई घर से वापसी के लिए निकल जाते हैं। बड़े भाई अनीस को जालंधर जाना था और राशिद को मेरठ। जब ये बात शबनम को पता चली तो वो सोचती है कि दोनों भाई चले गए तो उनका प्लान फेल हो जाएगा, क्योंकि परिवार से कोई भी जिंदा बच गया तो जायदाद उसके हाथ से निकल जाएगी। फिर वो अपने भाइयों को कॉल करती है, मगर जब तक उसके भाई गजरोला पहुंच गए थे। इसके बाद शबनम किसी काम का बहाना करके उनको वापस बुला लेती है और कहती है कि वो आज के बजाय कल चले जाएं। बहन की ये बात सुनने के बाद दोनों भाई वापस आ जाते हैं और इसके बाद आती है 14 अप्रैल 2008 की वो रात जिसको आज तक वहाँ के लोग भी भुला नहीं पाए हैं। उस रात जब शबनम के घर वालों ने रात का खाना खा लिया तो शबनम ने सभी के लिए चाय बनाई और उस चाय में बेहोशी की दवा मिला दी और वो चाय घर के सभी सदस्यों को पिलाई गई। इसी बीच शबनम की सलीम से लगातार फोन पर बात चल रही थी और चाय पीने के बाद सभी लोग अपने बिस्तर पर बेहोश हो गए। तो शबनम ने सलीम से कहा, अब तुम आ जाओ। इसके बाद सलीम आधी रात गए शबनम के यहाँ पहुँचता है और वो अपने साथ एक कुल्हाड़ी भी लाता है। इसके बाद शबनम ने एक एक करके सभी का सर पकड़ा और सलीम ने कुल्हाड़ी से सभी की गर्दन काटी और लास्ट में बचा शबनम का 10 माह का भतीजा, पर उसको कुल्हाड़ी से तो नहीं काटा गया, पर शबनम के कहने पर ही सलीम ने उसका गला दबाकर उसको भी शांत कर दिया। इसके बाद दोनों ने अपने हाथ पैर धोए और सलीम को वहां से निकालकर अंदर से दरवाजा बंद कर लिया गया। बाहर आने के बाद सलीम ने उस कुल्हाड़ी को एक तालाब में फेंक दिया और फिर अपने घर वापस चला गया। इधर शबनम सलीम को छोड़ने के बाद वापस ऊपर गई और अपने कपड़े बदलने लगी, क्योंकि उसके कपड़ों पर भी खून की छींटें आ गई थी। फिर अचानक उसे किसी के रोने की आवाज आई। जब उसने देखा तो वो उसका 10 माह का भतीजा था जो अभी भी जिंदा था और जोर जोर से रो रहा था। तो शबनम फौरन सलीम को फोन करती है और उससे वापस आकर बच्चे को मारने को कहती है, मगर सलीम ने वहां दोबारा आने से मना कर दिया और शबनम से कहा, अब जो करना है तुम ही करो।
फिर शबनम ने अपने 10 माह के मासूम भतीजे को गला दबाकर मार डाला। जब उसको तसल्ली हो गई कि सभी लोग मर चुके हैं तो करीब रात के 2:15 पर बालकनी में आकर रोना पीटना शुरू कर दिया। और फिर क्या हुआ वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। यूपी पुलिस ने शबनम और सलीम का कबूलनामा दर्ज करने के बाद 19 अप्रैल 2008 को दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार तो कर लिया, पर जो सबसे ज़रूरी काम था वो था सबूत इकट्ठा करना, क्योंकि पुलिस के सामने दिया गया बयान कोर्ट में मानी नहीं होता। इसलिए पुलिस ने सबसे पहले सलीम की निशानदेही पर तालाब से कुल्हाड़ी को निकाला। फिर उसका मोबाइल और खून से सने कपड़े भी बरामद किए। पुलिस ने शबनम के घर से भी उसका मोबाइल और उसके खून से सने कपड़े बरामद किए। इसके अलावा पुलिस ने शबनम के घर से एक दूसरा सिम कार्ड भी बरामद किया। दरअसल शबनम और सलीम एक अलग नंबर से बात किया करते थे, जिसका पता इन दोनों के अलावा किसी को भी नहीं था। और जब पुलिस को शबनम के घर से एक दूसरी सिम मिली तो पुलिस ने उसकी कॉल डिटेल्स निकलवाई। उस सिम की कॉल डिटेल्स से पता चला कि 14 अप्रैल 2008 को जिस रात ये घटना हुई उसकी शाम 7:30 बजे से लेकर रात के 2:09 तक ये दोनों एक दूसरे से लगातार बात कर रहे थे। इस बीच इन दोनों ने एक दूसरे को 52 बार कॉल किया, मगर 7:30 बजे से 2:09 के बीच एक 31 मिनट का गैप था जब इन दोनों ने एक दूसरे से कोई बातचीत नहीं की, जो कि रात 1:09 से 1:40 के बीच का वक्त था। और ये वही वक्त था जब शबनम सलीम के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दे रही थी। तो इन दोनों की कॉल डिटेल्स भी इस केस का बहुत अहम सबूत थी। पुलिस सारे सबूत और बयान इकट्ठा करने के बाद शबनम और सलीम को अदालत में पेश करती है। अमरोहा के जिला अदालत सारे सबूत और बयानों को मद्देनजर रखते हुए जुलाई 2010 को शबनम और सलीम को फांसी की सजा सुनाती है। इस सबसे पहले एक चीज और होती है, वो ये कि शबनम इस वारदात के बाद दिसंबर 2008 में जेल के अंदर ही एक बच्चे को जन्म देती है, क्योंकि गिरफ्तारी के वक्त वो प्रेग्नेंट थी और जेल के कानून के हिसाब से जब तक ये बच्चा 6 साल का नहीं हो जाता तब तक वो बच्चा अपनी माँ के साथ जेल में ही रहेगा। मतलब कि शबनम के साथ उसका बच्चा भी उस जेल के अंदर ही था, वो भी बिना किसी कसूर के। फिलहाल 2010 में जब अमरोहा के निचली अदालत ने शबनम और सलीम को फांसी की सजा सुनाई तो उन्होंने इस फैसले को इलाहाबाद कोर्ट में चैलेंज किया, मगर इलाहाबाद कोर्ट भी निचली अदालत के फैसले के समर्थन में आ गया और अप्रैल 2013 में शबनम और सलीम की फांसी की सजा को बरकरार रखा गया। इसके बाद दोनों देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट भी मई 2015 में दोनों को मौत की सजा सुनाता है। साल 2008 में शबनम ने जिस बच्चे को जन्म दिया था उसकी उम्र 6 साल से ज्यादा हो गई थी और जेल के नियम के अनुसार जेल में पैदा हुए किसी भी बच्चे को 6 साल से अधिक जेल में नहीं रखा जा सकता था। इसलिए उस बच्चे के एडॉप्शन के लिए न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपता है, जिसके बाद उस्मान सैफी नाम का एक शख्स सामने आता है और शबनम के बच्चे को गोद लेने की सिफारिश करता है। दरअसल उस्मान सैफी शबनम के कॉलेज में ही पढ़ता था और शबनम से 2 साल जूनियर था। शबनम ने कॉलेज डेज में कई बार उस्मान की मदद की थी। एक बार शबनम ने उसके कॉलेज की फीस तक भी भरी थी। उस्मान शबनम को बड़ी बहन के जैसे मानता था। जब उसको पता चला कि शबनम के बच्चे को गोद देने के लिए कोई ढूंढा जा रहा है तो वो सामने आ गया। इसके बाद शबनम उस्मान को अपना बच्चा देने के लिए राजी हो जाती है। फिर सारी कागजी कार्रवाई करने के बाद उसको बच्चा सौंप दिया जाता है। इधर देश की सभी अदालतों ने शबनम और सलीम के लिए सभी दरवाजे बंद कर दिए तो उन्होंने राष्ट्रपति के पास दया याचिका लगाई। उस वक्त प्रणब मुखर्जी भारत के राष्ट्रपति थे। उन्होंने भी इस केस को देखते हुए दोनों की दया याचिका खारिज कर दी। अभी पिछले साल यानी 2021 में जब जेल की तरफ से शबनम और सलीम का डेथ वारंट जारी करने के लिए कहा गया तो ये केस फिर से चर्चा में आया, जिसके बाद दोनों ने फिर से दया याचिका दाखिल कर दी, जिसके बाद उनका डेथ वारंट जारी नहीं हो सका। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो शबनम प्यार में अंधी होकर अपने ही परिवार को बेरहमी से कत्ल कर देती है, मगर फिर भी उसको ना वो प्यार हासिल हुआ और ना ही वो प्रॉपर्टी। इस घटना को गुजरे हुए करीब 14 साल हो गए हैं, मगर आज भी जब बावनखेड़ी गांव के लोग उस रात को याद करते हैं तो उनकी रूह कांप जाती है। फिलहाल शबनम और सलीम इस वक्त अपनी फांसी का इंतजार कर रहे हैं। अगर हाल फिलहाल में शबनम को फांसी होती है तो वो आज़ाद भारत की पहली महिला होगी जिसको फांसी दी जाएगी। तो ये थी शबनम की कहानी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक या कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और आगे ऐसी अन्य वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल देसी क्राइम स्टोरीज को सब्सक्राइब कर लीजिए।